अर्थवॉर्म स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और अर्थवॉर्म में 25 पॉइंट हमने स्टडी किया था, नाउ 26, ठीक है। कंप्लीट अर्थवॉर्म आज करेंगे, ओके। तो मैंने कहा पहले मैं आपको बता रहा हूँ टिफ्लो, ठीक है। क्या बता रहा हूँ? टिफ्लोसोल, क्लियर। क्योंकि इसको मुझे वर्ड को यूज करना है तो पहले इससे आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, क्लियर। टिफ्लोसोल, ओके। तो टिफ्लोसोल मैंने कहा 27, ठीक है। वे सेगमेंट से मैंने कहा लास्ट 25 सेगमेंट, क्लियर, सेगमेंट को छोड़कर, ठीक है, छोड़कर होता है, ठीक है। क्या समझे बोलो? मतलब टिप्लोसोल कहाँ हुआ? 27 सेगमेंट टू एक्सेप्ट लास्ट 25 सेगमेंट, क्लियर। मतलब टिप्लोसोल कहाँ से कहाँ तक होता है? 27 सेगमेंट से लास्ट तक, बट लास्ट के कौन से नहीं में होता है? 25 सेगमेंट, क्लियर। तो इसका मतलब इसको मैं कह सकता हूँ कि टिफ्लो 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 टिफ्लो, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? टिफ्लो सॉल इज इक्वल टू 27 टू, बोलो एक्सेप्ट, मैंने कहा एक्सेप्ट लास्ट 25 सेगमेंट, ठीक है। पहले बताओ, इससे समझ आओगे? यही मैंने ऊपर लिखा, बोलो कि 27 सेगमेंट टू, बोलो एक्सेप्ट लास्ट 25 सेगमेंट, मतलब लास्ट 25 सेगमेंट को छोड़कर ये टिफ्लोसोल होता है। तो सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा इसका वर्क क्या होता है, तो ये मैंने कहा डाइजेस्टेड, क्लियर, डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, के लिए आपसे मैं कह रहा हूँ के लिए हाईली सरफेस एरिया, बोलो डाइजेस्टिव फूड के एब्जॉर्प्शन, क्लियर, एब्जॉर्प्शन, ओके, एब्जॉर्प्शन के लिए बोलो सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया बोलो बनाता है, ठीक है। मतलब जो डाइजेस्टिव फूड है उससे सारी न्यूट्रिटिव चीज़ों को एब्जॉर्प्शन के लिए ये अच्छा खासा क्या बनाता है? सरफेस एरिया बनाता है, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है फिर तो ये किसके अंदर होगा? इंटेस्टाइन के अंदर ही होगा, क्योंकि आज हमारे अंदर बोलो, अगर मैं बोलूँ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में ही होता है, क्लियर। तो इसको टिफ्लोसोल बोलते हैं, क्लियर। अब आपको भी टिफ्लोसोल वर्ड और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब मैं पूरा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बताऊंगा। पहले मैंने टिफ्लोसोल से इंट्रोड्यूस किया बिकॉज मुझे अभी आगे जाकर इंटेस्टाइन के 3 पार्ट बनाना है, प्री टिफ्लोसोलर पार्ट, टिफ्लोसोलर पार्ट और पोस्ट टिफ्लोसोलर पार्ट, क्लियर। इसलिए मैंने पहले टिफ्लोसोल वर्ड को बताया। तो आई थिंक ये समझ में आया, बोलो। एक तो कहाँ से कहाँ तक होता है और इसका काम क्या होता है? डाइजेस्टिव फूड के बोलो एब्जॉर्प्शन के लिए अच्छा खासा क्या बनाना? सरफेस एरिया बनाना, क्लियर। मेरी बात समझ में आए, बोलो। इमेजिन करो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी बोलो डाइजेस्टिव फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए बोलो आपकी लॉन्गिट्यूडनल फॉल्ड है, विलाई है, माइक्रोविलाई, ये सब होते हैं जो अच्छा खासा एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। ठीक वैसा ही बोलो अर्थवॉर्म के अंदर ऐसा क्या स्ट्रक्चर होती है जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है? तो वो कौन है? टिफ्लोसोल, क्लियर। और कहाँ से कहाँ तक होता है? 21 सेगमेंट टू बोलो एक्सेप्ट लास्ट 25 सेगमेंट, क्लियर। अब मैंने कहा मुझे एक्चुअली तो बताना क्या है आपको? 27 पॉइंट जो है मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए ये भी माउथ टू एनस, क्लियर। पूरी इसकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है। माउथ टू एनस क्या होती है? बोलो एलिमेंट्री कैनाल। तो मैंने कहा आपकी क्या होती है? बोलो एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल होती है। तो यहाँ पर देखो, आपको मैंने कहा इसके अंदर ये एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल का ट्रैक बता रहा हूँ, ठीक है। एलिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। आहार नाल, ओके, आहार नाल, ठीक है। मैंने कहा इसके अंदर इधर लिख रहा हूँ मैं, बोलो सेगमेंट, और इधर लिख रहा हूँ मैं, बोलो पार्ट, ठीक है, ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। जैसे मैंने कहा 1 to 3 के अंदर होता है बक्कल कैविटी, क्लियर।
क्या होता है बोलो, बकल कैविटी। 1 से 3 में क्या होता है, बकल कैविटी होता है। क्लियर। फोर्थ जो सेगमेंट होता है उसमें होता है बोलो क्या, फेरिंग्स। क्या होता है बोलो, फेरिंग्स। फिफ्थ और सिक्स जो आपसे मैंने कहा कि बोलो 5 to 7 सेगमेंट जो होता है वो होता है इसोफेगस। क्या होता है बोलो, इसोफेगस। ठीक है, बोलो मैंने कहा क्या होता है बोलो, इसोफेगस। ठीक है, 5 to मैंने कहा आपको 6 क्या होता है, इसोफेगस। क्लियर। जो 7th होता है उसमें होता है गिजार्ड। क्लियर। क्या होता है, गिजार्ड। आप जान तो पेसनी, जिसका काम भोजन को पीसना है। क्लियर। ओके, फिर मैंने कहा 8 to आपका जो है बोलो 14 सेगमेंट होता है स्टोमक। क्या होता है बोलो, स्टोमक। और 15 to मैंने कहा लास्ट सेगमेंट होता है इंटेस्टाइन। क्या होती है बोलो, इंटेस्टाइन। और लास्ट सेगमेंट तो एनस होगा ही होगा बोलो। क्लियर। तो मैंने कहा 15 to लास्ट क्या होता है, इंटेस्टाइन। ये एक बार मैंने आपको बताया, समझ में आई मेरी बात। क्लियर। फिर क्या होता है, इंटेस्टाइन डिवाइडेड इन 3 पार्ट। क्लियर। तो एक तो आपको पता होना चाहिए इंटेस्टाइन कहाँ से कहाँ तक है। क्लियर। फिर क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, इंटेस्टाइन। क्लियर, इंटेस्टाइन। ओके, इंटेस्टाइन मैंने कहा डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। क्लियर। बोलो 3 पार्ट्स, 3 भागों में बोलो डिवाइडेड होती है। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। बोलो वो 3 पार्ट्स कौन से होते हैं, तो मैंने कहा एक होता है बोलो यहाँ पर प्री टिप्लोसोलर पार्ट। क्या वर्ड यूज करूँगा, प्री, बोलो टिफ्लो। ठीक है, टिफ्लोसोलर पार्ट। क्लियर। और एक क्या होगा बोलो आपका, बोलो टिफ्लो, ठीक है, सोलर पार्ट। तो पहले मैंने टिप्लोसोल वर्ड को क्यों इंट्रोड्यूस किया, समझ में आया, ताकि आपको पता चले। और एक क्या होगा बोलो पॉस, मैंने कहा टिफ्लो सोलर बोलो पार्ट। क्लियर। इधर ध्यान दो, मेरे कहने का मतलब है जो प्री टिप्लोसोलर, अभी मुझे टिप्लोसोलर का पक्का पता है। क्या पता है कि ये 27 टू मैंने कहा एक्सेप्ट बोलो लास्ट, मैंने कहा लास्ट 25 सेगमेंट। क्लियर। तो इसका मतलब हुआ ये पार्ट सारा इंटेस्टाइन का है। इंटेस्टाइन चालू हुई है 15वें सेगमेंट से, तो ये क्या होगा बोलो 15 सेगमेंट, बोलो 15 सेगमेंट टू 26 सेगमेंट। क्लियर। अपने आप ध्यान रहेगा बोलो। देखो मैंने क्या बताई, तीनों पार्ट किसके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब इंटेस्टाइन के। और इंटेस्टाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही, 15 टू लास्ट। और उसी को डिवाइड किया 3 पार्ट में, एक प्री टिप्लोसोलर पार्ट, एक टिप्लोसोलर पार्ट और एक पोस्ट टिप्लोसोलर पार्ट। टिप्लोसोलर हमें पता है 27 टे लास्ट बोलो एक्सेप्ट लास्ट 25 सेगमेंट। तो इसका मतलब हुआ प्री टिप्लोसोलर कहाँ से कहाँ तक होगा, 15 से 26। क्लियर। ये एग्जाम में पूछा जाता है। और पोस्ट टिप्लोसोलर समझ गए होंगे, बोलो लास्ट 25 सेगमेंट। क्लियर। बोलो लास्ट 25 सेगमेंट क्या होता है, पोस्ट टिप्लोसोलर पार्ट। और ये जस्ट लाइक टू रेक्टम। क्लियर। ये जस्ट लाइक टू रेक्टम। बात समझ में, बोलो रेक्टम आप जानते ही हो कि जब भी भोजन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसको स्टूल में बदलने का काम करता है। क्लियर। तो मैं इतना सा लिख दूं, बोलो जस्ट लाइक, ठीक है, टू रेक्टम। अपने आप आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। क्लियर। ये अपन पहले ही देख चुके हैं, बोलो क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है ये जो मैंने आपको बताया, मेरी बात समझ में आई, बोलो क्लियर। अब मैंने आपसे कहा कि हमें पता चला कि इसके अंदर वेल डेवलप क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। क्लियर। वेल डेवलप क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन अर्थवर्म खाता क्या है, अर्थवर्म तो गली सड़ी चीज़ें खाता है, पत्तियाँ खाता है, ये खाता है, बोलो क्लियर। तो जो ये खाता है उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमस। क्लियर। और उसमें कौन सा एसिड होता है, ह्यूमिक एसिड होता है। क्लियर। तो यहाँ पर एक यूनिक चीज़ क्या है कि जब ये जो खाता है वो यहाँ पहुँचता इसमें पिस करके कहाँ जाता है, स्टोमक में। तो मेनली डाइजेशन स्टोमक में होता है। तो स्टोमक में क्या होता है, कैल्सीफेरस सेल होती है। कौन सी सेल होती है, कैल्सीफेरस सेल, जो किसका सीक्रेट करती है, कैल्शियम कार्बोनेट का। और वो कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है कि जो ह्यूमिक एसिड है ह्यूमस के अंदर उसको न्यूट्रल करने का काम करता है। इसका मतलब हुआ कि हमारे स्टोमक
में जो ऑक्जेंटिक सेल HCl का सीक्रेट करती है, और HCl वहाँ पर एसिडिक मीडियम बना के डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन कराता है। अर्थवर्म के अंदर क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें कैल्सीफेरस सेल होती है जो कैल्शियम कार्बोनेट का सीक्रेट कराता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है बोलो, CaCO3। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ सोल्ट है। तो ऑल ओवर कैल्शियम कार्बोनेट का नेचर कैसा होगा, एल्कलाइन होगा, और वो हुमिक एसिड को न्यूट्रल करेगा। बात समझ में आए बोलो, क्लियर? मैं क्या बता रहा हूँ समझ में आया बोलो मेरी बात को, क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है ये तो पूरा मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर क्या होता है, वो तो आपको पता चल ही गया। ओके, मेन इसके अंदर ये वाली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्लियर? और इसको समझने के लिए आपको ये अच्छे से दिमाग में रहना चाहिए, तो आपको यहाँ से वैसे ही पता चल जाएगा, क्लियर? इसलिए हमने पहले टिप्लोसोल को क्लियर किया। और यहाँ पर ही मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, क्या, यहाँ पर नोट करके, क्लियर? नोट करके क्या बता रहा हूँ कि बोलो अर्थवॉर्म, क्लियर? अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म, ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ किसको खाता है, हुमस को बोलो खाता है, ठीक है। डेट्राइटिवोरस होता है, पहले ही बताया मैंने आपको, क्लियर? हुमस को खाता है। हुमस क्या है बोलो, गड़ासिला बोलो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, क्लियर? जिसमें 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 बोलो मैंने कहा हुमिक एसिड, ठीक है, बोलो होता है, ठीक है, होता है। बात समझ में आई बोलो? अथे अथे अर्थवॉर्म, क्लियर? अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म के स्टोमक, क्लियर? स्टोमक में कैल्सीफेरस, ठीक है, कैल्सीफेरस सेल बोलो होती है, होती है जो, होती है जो जो कैल्शियम कार्बोनेट, क्लियर? कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एल्कलाइन नेचर, बोलो एल्कलाइन नेचर सॉल्ट होता है, क्लियर? कैसा सॉल्ट होता है बोलो, एल्कलाइन नेचर सॉल्ट होता है, क्लियर? तो मैंने कहा बोलो कैल्शियम कार्बोनेट को स्त्रावित, सीक्रेट, ठीक है, स्त्रावित करती है। जो आपसे मैं कह रहा हूँ ये है CaCO3 बोलो हुमिक एसिड, हुमिक एसिड, ठीक है, को न्यूट्रल बोलो न्यूट्रल, मैंने कहा उदासीन, न्यूट्रल करने का बोलो कार्य कार्य करता है, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको किसके बारे में बताई बोलो, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, क्लियर? तो आई थिंक आपको ये 2 पॉइंट समझ में आए, 25 और 26। इसमें हमारा टिप्लोसोल बोलो डाइजेस्टिव में एलिमेंट्री कैनाल, और आपका प्री टिप्लोसोल, टिप्लोसोलर, पोस्ट टिप्लोसोल कुछ में है क्या है, सब आ गया, क्लियर? नोट करोगे? किया ये नोट बोलो, ठीक है?
देखो ये ध्यान रखना बहुत आसान है, इधर ध्यान दो। 1 2 3 बकल कैविटी, फिर 4 क्या है फेरिंग्स, फिर 5 6 7 क्या है इसोफेगस, फिर 8 क्या है gizzard, और फिर 9 14 क्या है स्टोमक, और 15 टू लास्ट क्या है इंटेस्टाइन। 3 1 3 1 क्लियर। 3 1 3 1 समझ के बोलो आप। ठीक है, तो कौन से सेगमेंट में इसमें पेसनी होती है? 8 सेगमेंट में। पेसनी मतलब समझ गए, गिजार्ड। क्लियर। क्या कहते हैं हिंदी में इसको? पेसनी। ठीक है, पेसने का काम करेगी। किसको पेसने का? भोजन को। ठीक है, ये समझ में आया बोलो जो मैंने बताया? ठीक है, बताओ इसको तो वापस डायग्राम के अंदर बताने की जरूरत ही नहीं है। बोलो मैंने ये वाली चीज़ें उस डायग्राम में क्यों नहीं की, क्योंकि डायग्राम फिर गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है। और समझे ही समझे बोलो क्लियर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंटेस्टाइन, बिकॉज इंटेस्टाइन डिवाइडेड इन 3 पार्ट। आपको ये देखो, ये कुछ भी याद नहीं है चलेगा, बट ये पता होना चाहिए इंटेस्टाइन कहाँ से कहाँ तक है। मतलब ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम प्री टिप्लोसोलर, टिप्लोसोलर और पोस्ट टिप्लोसोलर बता पाएंगे। क्लियर। ओके। ये मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? ठीक है, हटा दूँ? पहले ही बता चुका हूँ, फर्स्ट सेगमेंट जिसमें माउथ होता है उसे पेरियोस्टियम कहते हैं। लास्ट सेगमेंट जिसमें एनस होता है उसे पाइजीडियम कहते हैं। तो वो जो चीज़ें पहले लिख चुके हैं वो वापस मैं नहीं लिख रहा हूँ। बोलो क्लियर। ओके। और ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ही है।
बात समझ में आई बोलो, ठीक है। कौन रेक्टम की तरह काम करता है? पॉस टिप्लोसोलर पार्ट। पॉस टिप्लोसोलर पार्ट है क्या बोलो? आप कहोगे लास्ट के 25 सेगमेंट। बात समझ में आए बोलो। और कहाँ से कहाँ तक है टिप्लोसोलर पार्ट बोलो? तो आप कहोगे 27 टू एक्सेप्ट लास्ट 25 सेगमेंट। क्लियर? तो इसकी ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये वाला पॉइंट नंबर बोलो 27 समझ में आया बोलो। क्लियर? ओके, अब आगे बताता हूँ, वापस ध्यान देना। इतना नोट हो गया बोलो, ठीक है। ये और नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ाऊँ कहानी को बोलो? यहाँ तक बात समझ में आई बोलो, ठीक है। ये हमारा था पॉइंट नंबर 27, ठीक है। ओके, अब 28। अब वापस तीन चार पॉइंट देखो। सबसे पहले बात करूँ मैं आई की, तो इसमें क्या होती है? एब्सेंट, ठीक है। बोलो आप कभी भी किसी अर्थवर्म को देखोगे, वो आपको आंखें टमटमाते नहीं मिलेंगे, क्योंकि आंखें होती ही नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखना आप। ओके, उसके बाद नंबर 9 की बात करूं, नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में क्या बता रहा हूं बोलो? वेल, मैंने कहा डेवलप्ड, ठीक है। बोलो ब्रेन, बोलो उपस्थित, बट हेड एब्सेंट, ठीक है। बोलो मेरे कहने का मतलब वेल डेवलप ब्रेन तो होता है, लेकिन इसमें हेड क्या होता है? एब्सेंट होता है। जैसे आप कभी देखोगे तो अपनी तरह सिर भी नहीं नजर आएगा। बोलो क्लियर? ओके, बात समझो ना, क्योंकि उसको हेलमेट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो तो बिल में रहता है। क्लियर? ओके, अब उसके बाद क्या बात बता रहा हूँ यहाँ पर, मैंने कहा आई क्या होती है? एब्सेंट। नर्वस सिस्टम, क्लियर। बोलो वेल डेवलप ब्रेन होता है, बट हेड क्या होता है? एब्सेंट। क्लियर? एक्सक्रीटरी की बात कर ही ली अपन ने। ओके, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। जहाँ मुंह है वही होगा। बोलो जहाँ मुंह है वही होगा ना? मेरी बात समझ में, जहाँ पर माउथ है वहीं पे होगा। बोलो क्लियर? ओके,
बोलो रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आपको मैं सारी बातें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बता चुका हूँ, आप खुद बताना। बोलो इसमें टेस्टिस कहाँ पर, कितनी ओवेरी, कितनी, भाई रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो यही बातें करते हैं। बोलो क्लियर, बताओ टेस्टिस कितने होते हैं? हैं? 2 पेयर। कहाँ होते हैं? 10 और 11, ठीक है। बोलो 10 and 11 सेगमेंट, क्लियर। और मैं इतना लिख दूं 2 पेयर। देखो सारी मैं पोजीशन सब पहले बता चुका हूँ, क्लियर। बोलो ओवेरी की बात करूँ तो कहाँ पर है बताओ जरा? 13 में, क्योंकि 14 में पेयर है। बोलो जो वो आपका क्या है, मेरे कहने का मतलब पोर है, क्लियर। तो 13 सेगमेंट, क्लियर। अच्छा बताओ कितनी है? 1 पेयर, ठीक है। अच्छा, आप सब देखो ये, अभी मुझे आपको फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसीजर बताना है इसमें, क्लियर। तो पहले पोजीशन पता होनी चाहिए। बोलो मैंने कहा इसमें फीमेल, मैंने कहा जेनाइटल, बोलो जेनाइटल पोर कहाँ पर है बोलो, और मेल जेनाइटल, जेनाइटल पोर, क्लियर। फीमेल जेनाइटल पोर कहाँ पर है बोलो? 14 सेगमेंट में, क्लियर। कितना है? 1 है, ठीक। 1 पेयर नहीं, 1 है। और मेल जेनाइटल पोर किस में है? 18 सेगमेंट में। और कितना है? 1 पेयर है। समझ के बोलो। और मेरे काम की चीज क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी मुझे अभी जरूरत पड़ेगी, स्पर्मेथिकल पोर, क्लियर। बोलो ये कहाँ पर है? 6 to 9 या 5 6 7 7 8 8 9, क्लियर। मेरे हिसाब से आपको याद हो जाना चाहिए। वर्क क्या है? स्टोरेज ऑफ स्पर्म, क्लियर। ओके, और मेरे काम की चीज क्या है कि बोलो मेल जेनाइटल पेपिली, क्लियर। ये सब मुझे अभी काम आएगी जब मुझे कॉपुलेशन और फर्टिलाइजेशन समझाना होगा, क्लियर। तो मैंने कहा मेल जेनाइटल पेपिली, ठीक है। मेन जेनाइटल पेपिली कहाँ है बोलो? आपको के 17 and 19 सेगमेंट, क्लियर। ओके, बात समझ में। पहले बताओ रिप्रोडक्टिव की ये सारी चीज़ें विद पोजीशन आपको याद हो गई होगी, क्योंकि ये बेस में पहले ही बना चुका हूँ, क्लियर। ओके, तो आई थिंक ये 3 पॉइंट समझ में आया। बोलो उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपको नंबर, बोलो नंबर यहाँ पर 30, नंबर 31, क्लियर। 31 की बात करूँ, 31 में मैंने लिखा यहाँ पर, सपोज दैट मैं आपसे कहूँ, बोलो फर्टिलाइजेशन, क्लियर। फर्टिलाइजेशन की बात करूँ तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या बात है पहले आपको बता दूँ। ओके, मैंने कहा इसमें कैसा होता है सबसे पहले तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। बोलो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, दिमाग में आता है कि सर ये तो बाइसेक्सुअल है, बोलो मेल भी इसके अंदर, फीमेल भी इसमें, फिर तो इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। नहीं, इसमें कैसा होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्लियर। इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पर लिख दो ड्यू टू मैंने कहा प्रोटेंड्रस, बोलो कंडीशन, ठीक है। बोलो अगर ये कंडीशन नहीं होती तो इंटरनली होता, मतलब इसमें क्या होता? टेस्टिस का डेवलपमेंट पहले होता है, क्लियर। इसलिए इसमें क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसका मतलब हुआ कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें यहाँ पर लिख देना चाहिए बाइसेक्सुअल, क्लियर। बोलो बाइसेक्सुअल, बोलो वैसे ही पता चल गया क्योंकि दोनों मेल और फीमेल दोनों ही एक में ही है, क्लियर। तो मैंने कहा यहाँ पर द्विलिंगी है, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ड्यू टू, बोलो प्रोटेंडरस कंडीशन, समझ आओगे बोलो आप? शॉर्ट में समझ गए ना, बोलो क्लियर। अर्थात लिख ही देता हूँ टेस्टीज, ठीक है। पहले पहले बोलो क्या होते हैं? डेवलप्ड, ठीक है, डेवलप होते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करें इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कैसा होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये भी इसका यूनिक करेक्टर है। बोलो अभी आपको बताऊंगा ए और बी दोनों को लेकर अभी एक डायग्राम बना के बताऊंगा। पहले क्रॉस फर्टिलाइजेशन वर्ड समझ में आया? बोलो क्लियर। क्योंकि आपको मैं अभी समझा तो दूंगा, एग्जाम में यही वर्ड आएंगे कि बोलो इसमें फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल एक्सटर्नल, या आपको पूछा जाए इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, बोलो एक्सटर्नल क्रॉस फर्टिलाइजेशन, समझ के बोलो क्लियर। इसका मतलब इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता। कैसा होता है बोलो?
क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर? ओके, और बात करूं मैं आपसे, मैंने कहा यहाँ पर बोलो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बोलो मैंने कहा कोकून में होता है। किस में होता है? बोलो कोकून में होता है। ठीक है, बोलो किस में होता है? कोकून में होता है। अच्छा, मैंने बोला इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर? बोलो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब, बोलो एक तो आपको पता चल गया प्रोटेंडस कंडीशन है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि आउटसाइड ऑफ बॉडी होता है कि इनसाइड ऑफ बॉडी होता है? आउटसाइड ऑफ बॉडी होता है। क्लियर? कोकून में होता है, आपसे मैं कह रहा हूँ आउटसाइड, ठीक है, ऑफ बॉडी, अभी आपको बताऊंगा। क्लियर? बोलो आउटसाइड ऑफ बॉडी होता है। ठीक है, फिर मैंने कहा कोकून का निर्माण किसके द्वारा होता है? ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर क्लाइटेलम द्वारा होता है। क्लियर? बोलो मैंने कहा, बोलो कोकून, ठीक है, का निर्माण, ठीक है, निर्माण मैंने कहा बाय, बोलो क्लाइटेलम। ठीक है, क्लाइटेलम कहाँ पर होता है? 14, 15, 16 सेगमेंट। क्लियर? अगर आपको मेरी बातें ध्यान रहेगी तो आप कभी ये पोजीशन नहीं भूलोगे। क्लियर? क्योंकि दुनिया में इंसान सब भूल सकता है, कौन सी डेट को नहीं भूलता है? ओके, कौन सी डेट को? 14 फरवरी। बात समझ ना, बात समझ में आए? बोलो ओके। क्लाइटेलम समझ गए? बोलो ओके। तो मेरे कहने का मतलब कोकून का निर्माण समझ में आया। तो ये जो मैंने आपको बातें बताई समझ में आए? बोलो। अब मुझे ये जो मैंने यहाँ पर बताया है उसको समझाने के लिए अभी आप नोट करोगे, फिर एक डायग्राम बना के बताऊंगा। डायग्राम में क्या मैं एक मेल कॉकरोच एक फीमेल कॉकरोच लूंगा, या ए अर्थवॉर्म और बी अर्थवॉर्म लूंगा? ए अर्थवॉर्म और बी अर्थवॉर्म लूंगा, क्योंकि मैं मेल फीमेल नहीं कह सकता, मेल फीमेल तो दोनों एक ही में है। बोलो इसमें मुझे लेना पड़ेगा एक ए अर्थवॉर्म और एक बी अर्थवॉर्म। क्लियर? और फिर मुझे आपको बताना पड़ेगा प्रोसेस। क्लियर? तो आई थिंक यहाँ तक बात समझ में, मतलब मैंने काम की चीज़ तो यहाँ पर पूरी बता दी है। क्लियर? बस मुझे बताना है कोकून कैसे बनता है, बोलो आउटसाइड बॉडी कब होगा, और मैंने कहा किस तरह से इसमें सेटिंग होगी। क्लियर? वो बतानी है मुझे। ठीक है, तो आप क्या करोगे? नोट करोगे। ये तो नोट कर ही लिया, बोलो ठीक है। इतनी बात समझ में आई? बोलो आपको।
हो गया ये नोट बोलो। ये तो मैं आपको बहुत अच्छे से याद करवा चुका हूँ, ठीक है। ठीक है, हो गया ये नोट बोलो। ये लिख लिया आपने बोलो। इधर ध्यान दो। मैंने कहा कि ये जो फर्टिलाइजेशन है, इसमें लिखना आप, इसमें क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ड्यू टू प्रोटोरेंटस कंडीशन, अर्थात टेस्टिज पहले डेवलप होता है, इसमें सेल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फिर लिखोगे इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बोलो आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ बॉडी, ठीक है, इन, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ कोकून, ठीक है। फिर मैंने लिख ही दिया फर्टिलाइजेशन कोकून में होता है और आउटसाइड ऑफ द बॉडी, और कोकून का निर्माण बाई क्लाइटेलम, ठीक है। अभी पूरा समझाऊंगा, समझ में आएगा। वापस समझो मैं क्या बता रहा हूँ। इधर देखो, मैंने कहा इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, इसका मतलब सेल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। भाई फर्टिलाइजेशन एक होता है सेल्फ और एक होता है क्रॉस, मेरी बात को समझना। मैंने कहा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, तो फिर लिखा मैंने ड्यू टू प्रोटोरेंटस कंडीशन, ठीक है, अर्थात टेस्टिज पहले डेवलप होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फिर मैंने लिखा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी। क्लियर, मेरी बात समझ में है। आज हमारे में के अंदर बोलो ह्यूमन में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ध्यान से समझना, बोलो क्लियर। ओके, ठीक है, बात समझ में आए बोलो आपको।
31 पॉइंट समझ में आया बोलो। अब 32 में क्या बताऊंगा, कोकून का निर्माण, किसका फॉर्मेशन बताऊंगा, कोकून का, ठीक है। ओके, समझो 32 मैंने कहा कोकून, ठीक है, का निर्माण, ठीक है, का निर्माण। ओके, देखो किसके द्वारा होता है वो हम जानते हैं। अब होता क्या है इसके अंदर, मैंने कहा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कैसे होता है वो आप समझो, ठीक है। इमेजिन करो, रे डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, आपको बस समझाने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए। ओके, ये ए अर्थवॉर्म है, क्या है बोलो, ए, मैंने कहा ये है ए अर्थवॉर्म, ठीक है। और ए अर्थवॉर्म है तो ये इसका क्या है बोलो, हेड है, ठीक है। और ये मैं ले रहा हूँ, आपसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ये बी अर्थवॉर्म है, ठीक है। और ये इस तरह इसका हेड है, बात समझ रहे हो ना, समझना इसमें कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, उसको समझना है। अब हेड है मतलब ये इधर गति करेगा, ये इधर गति करेगा, क्लियर। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो, अगर मैंने ये बताया तो ये इसके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, क्लियर। क्या पाया जाता है बोलो, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, ठीक है। बोलो इसमें भी क्या पाया जाता है बोलो, मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, क्लियर। अभी मुझे केवल वो चीज़ बतानी है जो मुझे अभी काम में लेनी है, ठीक है, ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, क्लियर। बोलो मेरी काम की चीज़ क्या, एक तो काम की चीज़ है 18 के अंदर क्या होता है, बोलो आपका 18 में क्या होता है, मेल जेनाइटल पोर होता है, क्लियर। ओके, और 14 में क्या होता है बोलो आपको, मैंने कहा ये 14 15 और 16, ये मेरा क्या है बोलो, क्लाइटेलम है, ठीक है, क्लाइटेलम है। और इस 14 के अंदर क्या है बोलो, फीमेल जेनाइटल पोर है, क्लियर। ओके, मैंने ये बताया। और ये मेरा 6 to 9 जो है, ठीक है, ये मैं ऐसे बना देता हूँ, क्लियर। ये मेरे क्या है बोलो, 4 जोड़ी स्पर्मेथिकल पोर है, क्लियर। बोलो इसमें भी करूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, मुझे जितने काम की चीज़ लेनी है उतने मैं आपको सेगमेंट के नंबर लिख रहा हूँ, क्लियर। इसमें भी मैं बात करूँ तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। बोलो यहाँ पर मेरी बात को समझना, ठीक है। थोड़ी सी मुझे सेटिंग बिठानी पड़ेगी, सेटिंग बिठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको वापस बनाना पड़ेगा, ठीक है। बिना सेटिंग के यहाँ काम नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बोलो ये ऐसे, ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, रुको तो सही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बोलो 11 12 13 14 15 16 17 18, अब मेरी सेटिंग बैठ जाएगी, ठीक है।
मैं क्या सेटिंग बिठा रहा हूँ, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। ओके, बात समझ रहे हो ना? ठीक है। ये 14 15 16 क्लाई टेलम, ठीक है। और ये रहा, ये है। और यहाँ इसके सामने मुझे बनाना है, ठीक है, ये है। ओके, अब देखो क्या होगा। मेरे कहने का मतलब है इसका हेड है बोलो इधर, और इसका हेड है इधर। क्लियर? ये बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ कोकून का निर्माण मैं बताने जा रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि ये फर्टिलाइजेशन कब करता है, जब रेनी सीजन में नाइट के टाइम में करता है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बोलो अर्थवॉर्म, मैंने कहा अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म बोलो, अर्थवॉर्म बोलो मैथून, ठीक है, मैथून बोलो। आपसे मैं करूँ कोपुलेशन, ठीक है। बोलो बिना मैथून के फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, पहले मैथून होगा, बोलो। हाँ, ठीक है। अर्थवर्म, मैथुन, मैंने कहा नाइट में, नाइट में क्या बोला मैंने, बोलो आपको रेनी सीजन, ठीक है। बोलो रेनी सीजन, ओके, रेनी सीजन में, रेनी सीजन में करता है, ठीक है। और जब जब नाइट में रेनी सीजन होगी तब एक ए अर्थवर्म और एक बी अर्थवर्म, क्लियर, वो इस तरह से आके सेट होंगे। बात समझो ना? और सेट कुछ ऐसे होंगे कि इसका जो मेल जेनाइटल पोर है, क्लियर, बोलो वो इसके स्पर्मेथिकल के सामने हो, और इसका जो मेल जेनाइटल बोलो पोर है वो इसके स्पर्मेथिकल के सामने हो। क्योंकि इसमें प्रोटेंडरस कंडीशन होती है, मतलब टेस्टिज पहले डेवलप होते हैं, मतलब स्पर्म पहले बनेंगे। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है जब ये इस तरह से आएंगे तो इसके मेल जेनाइटल पोर से स्पर्म कहाँ आएंगे, बोलो स्पर्मेथिकल पोर में आएंगे। क्लियर? और यहाँ आके स्पर्म क्या हो जाएंगे, स्टोर। ये इसका काम बताया था मैंने, बोलो ये क्या है, बोलो यहाँ से लगाकर यहाँ तक आप कहोगे स्पर्मेथिकल, मेथिकल पोर। आपको अच्छे से इनका काम समझ में आ रहा होगा। इसका काम क्या है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। क्लियर? चलो आपसे मैं कहूँ टेस्टिज पहले डेवलप होंगे, मतलब स्पर्म जो है वो इस पोर के द्वारा किस में डाल दिए जाएंगे, इस बी अर्थवॉर्म के स्पर्मेथिकल पोर में। सेम ऐसा भी होगा कि इसमें भी बोलो आपके स्पर्म जो है किस में डाल दिए जाएंगे, इसके अंदर डाल दिए जाएंगे। मेरी बात समझ में आए, बोलो भाई। मेल फीमेल इसमें है, मेल फीमेल इसमें है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें प्रोटेंडरस कंडीशन पाई जाती है, टेस्टिज पहले डेवलप होते हैं, स्पर्म पहले बनते हैं। क्लियर? तो बोलो स्पर्म जो है, आपसे मैं कह रहा हूँ बोलो इसके अंदर इस पोर से, मेन जेनाइटल पोर तो यही है, बोलो इससे किस में आएंगे, बोलो इसमें रिलीज किए जाएंगे, और इस वाले के किस में, इसमें रिलीज किए जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि इसमें जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो एक बोलो अर्थवॉर्म के स्पर्म और दूसरे अर्थवॉर्म के एग, और दूसरे के स्पर्म और एक के एग का फ्यूजन होगा। बोलो यही तो आपसे में क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। क्लियर? ओके, अब देखो क्या होगा, ये चीज बोलो स्पर्म इसमें चले गए, इसके स्पर्म इसमें चले गए। अब मेरे कहने का मतलब क्या होगा, ये क्लाइटेलम अपना काम करेगी। क्लियर? क्लाइटेलम ग्लैंडुलर होती है, ये है मैंने कहा एल्ब्यूमिनस। क्लियर? एल्ब्यूमिनस फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड तथा 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 स्लिमी बोलो ट्यूब, ठीक है, स्लिमी ट्यूब का निर्माण मैंने कहा करती है। ठीक है, ये क्या करती है, एक तो एल्ब्यूमिनस फ्लूइड स्रावित करती है और एक ट्यूब बनाती है, इसको क्या कहते हैं, स्लिमी ट्यूब कहते हैं। क्लियर? बोलो सेम काम ये भी करेगा, बोलो बात समझ में। और जब ये हो जाएगा तो क्या होगा, ये एक दूसरे के अपोजिट चलना चालू करेंगे। क्लियर? ध्यान से समझना, मेरे कहने का मतलब है ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर। क्लियर? यहाँ पर क्या बन रहा है, बोलो यहाँ पर क्या बन रहा है, बोलो क्लाइटेलम में मैंने कहा एल्ब्यूमिनस फ्लूइड सीक्रेट हो रहा है और साथ के साथ स्लिमी ट्यूब बन रही है। और जैसे ही ये स्लिमी ट्यूब बोलो ये जब एक दूसरे को ऐसे अपोजिट चलना चालू करेंगे तो ये 14 वाला जो कौन है, बोलो जो इस क्लाइटेलम के अंदर ही है, फीमेल जेनाइटल पोल, वो क्या कर देगा, उस स्लिमी ट्यूब में एग रिलीज कर देगा। क्या कर देगा, बोलो एग रिलीज कर देगा। मेरी बात समझ में है? अब ये
एग है, किसके अंदर बोलो, स्लिमी ट्यूब में। इसके के अंदर बोलो एग है, किसके अंदर बोलो, स्लिमी ट्यूब में। मेरी बात समझना, ये किधर जा रहा है, इधर, ये किधर जा रहा है, इधर। बात समझो ना। तो मेरे कहने का मतलब है क्या होगा कि जब ये स्लिमी ट्यूब जो है स्पर्मेटिकल पोर से गुजरेगी, बोलो बात समझो, तो क्या होगा, बोलो उसके अंदर स्पर्म रिलीज हो जाएंगे। क्लियर। मुझे बताओ ये इधर जाएगा, बात समझना। तो मेरे कहने का मतलब इसमें स्लिमी ट्यूब बनी, उस स्लिमी ट्यूब के अंदर एग रिलीज हो गया। अब जैसे ही वो आगे जाएगी, वो स्लिमी ट्यूब बोलो ऐसे आगे जाएगी, तो स्पर्मेटिकल पोर से गुजरेगी, तो स्पर्मेटिकल पोर उसमें क्या डाल देगा, स्पर्म। वो स्पर्म इसके हैं कि इसके हैं, बोलो इसके हैं। बात समझ। सेम चीज इधर भी होगी, बोलो, क्योंकि जब ये इधर जाएगा, ये क्लाइटेलम है जिसके अंदर एल्ब्यूमिनस और स्लिमी ट्यूब बन गई है, और 14 सेगमेंट क्या कर देगा, उसमें एक रिलीज कर देगा। और जब वो आगे जाएगी तो स्पर्मेटिकल पोर से गुजरेगी, तो क्या होगा, बोलो उसमें बोलो स्पर्म रिलीज हो जाएंगे। क्लियर। अब स्लिमी ट्यूब के अंदर क्या आ गया, एल्ब्यूमिनस फ्लूइड आ गया, स्पर्म आ गया, एग आ गया। क्लियर। और ये जब एक दूसरे से अपोजिट निकलेंगे तो बोलो स्लिमी ट्यूब बाहर निकल जाएगी। क्लियर। बोलो कहाँ आ जाएगी, सॉइल में। और उसी को हम क्या कहते हैं, वो स्लिमी ट्यूब किस में बदल जाएगी, कोकून में। क्लियर। फिर इस कोकून में क्या क्या है, बोलो, उस कोकून के अंदर एल्ब्यूमिनस फ्लूइड है, उस कोकून के अंदर स्पर्म है, उस कोकून के अंदर एग है, और एग और स्पर्म फ्यूज होकर के क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब इसीलिए बोलते हैं कि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और बोलो इनसाइड ऑफ कोकून होता है। फंडा समझ में आया, बोलो क्लियर। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उस कोकून में 2 से 3 वीक के अंदर 2 से 20 अर्थवॉर्म निर्माण होता है। क्लियर। वही आपका बोलो क्लीवेज होगा, सारा डेवलपमेंट होगा। क्लियर। और बोलो अर्थवॉर्म बनेंगे। इसका मतलब इसके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, कोई लार्वा स्टेज नहीं होती है। क्लियर। तो ये पूरा मैं बताने का पर्पस क्या था, आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें कोकून का निर्माण कैसे होता है, इसमें क्यों कहा जाता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और क्यों कहा जाता है कि इसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। मेरी बात, ये प्रक्रिया समझ में आई, बोलो आपको। मतलब इसमें मेल फीमेल दोनों है, फिर भी फर्टिलाइजेशन सेल्फ नहीं होता है। क्लियर। बोलो आपको ये जो मैंने बताया स्लिमी ट्यूब का निर्माण होता है, फिर मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैंने कहा बोलो जब जब अर्थवॉर्म, ठीक है, अर्थवॉर्म, बोलो अर्थवॉर्म एक दूसरे, बोलो दूसरे के अपोजिट। क्लियर। बोलो अपोजिट, मैंने कहा गति, ठीक है, करते हैं। ठीक है, अब गति करते हैं तो बोलो स्लिमी ट्यूब। क्लियर। सेमी ट्यूब में मैंने कहा एक रिलीज हो जाते हैं। क्लियर। एक रिलीज हो जाएंगे, बोलो एक रिलीज इसलिए हो जाएंगे क्योंकि बोलो आपका फीमेल जेनाइटल पोर 14 सेगमेंट में ही है। बोलो किस में है, बोलो 14 सेगमेंट में, और क्लाइटेलम है 14 से बोलो 14 15 16। क्लियर। वहीं पर आपकी स्लिमी ट्यूब बनी है। क्लियर। फिर मैंने कहा हो जाते हैं, ये काम दोनों की स्लिमी ट्यूब में होगा, बोलो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। क्लियर। फिर मैंने कहा बोलो फिर बोलो गति और आगे होने पर, और आगे मैंने कहा, और आगे होने पर जब स्लीमी आपसे मैं कहूँ ट्यूब। क्लियर। स्पर्मेथिकल, ठीक है, मेथिकल पोर, बोलो पोर से बोलो पास आउट। क्लियर। पास आउट होती है तो उसमें मैंने कहा क्या, बोलो स्पर्म, बोलो रिलीज हो जाते हैं। क्लियर। क्योंकि स्पर्मेथिकल पोर में तो खाली स्पर्म स्टोर रहते हैं, बोलो क्या रहते हैं, स्टोर रहते हैं। क्लियर। बोलो स्पर्म रिलीज हो जाते हैं। फिर मैंने कहा फिर स्लिमी ट्यूब, बोलो स्लिमी ट्यूब, मैंने कहा एल्ब्यू, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो आउटसाइड। क्लियर। आउटसाइड बॉडी आपसे मैं कह रहा हूं हो जाती है। ठीक है, हो जाती है। फिर क्या बता रहा हूं, इस स्लिमी ट्यूब। क्लियर। स्लिमी ट्यूब जिसमें मैंने कहा एल्ब्यूमिनस
एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस फ्लूइड। बताओ ये एल्ब्यूमिनस फ्लूइड क्या करेगा भाई? स्पर्म और एग के लिए न्यूट्रिशन का काम करेगा। किसका काम करेगा? न्यूट्रिशन का। एल्ब्यूमिनस फ्लूइड स्पर्म और आपसे मैं कह रहा हूँ एंड एग, ठीक है, बोलो को इस स्लेमी ट्यूब जिसमें बोलो को क्या कहते हैं? बोलो कोकून कहते हैं, ठीक है। और फिर मैंने आपसे कहा इसी कोकून में एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मैंने कहा एक्सटर्नल बोलो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, क्लियर होता है। फिर क्या बता रहा हूँ? 2 to 3 वीक, ठीक है, वीक में बोलो मैंने कहा डायरेक्ट डेवलपमेंट, क्लियर, डायरेक्ट डेवलपमेंट मैंने लिख दिया, मतलब समझ गए? बोलो डायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, होने होने से प्रत्येक कोकून, क्लियर, प्रत्येक कोकून बोलो मैंने कहा कोकून से 2 to 20, क्लियर, बोलो यंग अर्थवॉर्म, क्लियर, यंग अर्थवॉर्म, ठीक है, अर्थवॉर्म बोलो का निर्माण या जन्म, बर्थ, ठीक है, बोलो मैंने कहा होता है। इसका मतलब इसमें लार्वा क्या होता है? एब्सेंट होता है। बात समझ में आए? बोलो क्लियर। तो आपको ये जो मैंने प्रोसीजर बताया समझ में, ये पूरी तरह से समझने के लिए है, क्योंकि आपके काम की चीज़ तो मैंने पहले ही यहाँ पर लिख दी है, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि कैसा फर्टिलाइजेशन कहाँ पर किस में बोलो कैसे, और इसका निर्माण कौन करता है, कौन से सेगमेंट द्वारा होता है। थोड़ा सा मैंने आपको ये पूरा समझाया तो आपको पता चला कि इसके अंदर एक्चुअली होता क्या, और ये कोकून क्या चीज़ है। बात समझ में आए? बोलो आपको, ठीक है, तो ये समझ में आया? बोलो ये जो थोड़ी सेटिंग की वो समझ में आए? बोलो आपको, ओके। तो इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है समझ में आया? बोलो आपको, इस तरह से होता है, क्लियर, ए अर्थवॉर्म और बी अर्थवॉर्म। बात समझ में आए? नोट करोगे इसमें? नहीं, एक भी होंगे ना, एक भाई, जब मैं दो से आपको कितने बता रहा हूँ? 20 बता रहा हूँ, तो इसका मतलब हुआ मोर देन वन एग रिलीज होगा, बोलो क्लियर। स्पर्म भी बहुत सारे हैं। अब अगर फ्यूज 2 हुए तो 2, 3 हुए तो 3, 5 हुए तो 3, मतलब मैक्सिमम 2 से 20 यंग अर्थवॉर्म बनते हैं। बोलो मैंने बोला 2 से 20। देखो रिलीज तो ज़्यादा होंगे, किस्मत की बात है, मतलब फर्टिलाइजेशन जो होता है एक बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ क्या बोलूँ आपको, एक सरकम चांस होने वाली फिनोमिना है। मेरी बात समझे? समझे? बोलो क्लियर। एग और स्पर्म का फ्यूज होना पूरा अपन जब हम में हमारा ह्यूमन का जब पढ़ते हैं तो पूरी मैं आपको कहानी बताता हूँ फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। बोलो मेरी बात समझ में? स्पर्म और एग का फ्यूज होना एक सरकम चांस घटना है, क्लियर। बोलो यहाँ पर एग भी रिलीज होंगे, स्पर्म भी होंगे। अब मैंने बोला 2 से 20 बनते हैं, तो आप समझ के बोलो अगर एक एग और एक स्पर्म फ्यूज होता है, एक दो तो दो, तीन तो तीन, समझ के बोलो ऐसे, ठीक है। ये आया समझ में? बोलो आपको, नोट करोगे? देखो एक का हेड इधर बता दिया, एक का उधर बताया, समझ के बोलो आप, बोलो क्लियर। क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर सजा के डायग्राम नहीं बताना था, केवल मुझे क्या चीज़ बतानी थी, समझ में आए? बोलो कि इसके स्पर्म उसमें कैसे जाएंगे, इसके स्पर्म इसमें कैसे जाएंगे, क्लियर। अब ये 18 में क्या है, ये क्या है, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
ठीक है, आई बात समझ में, बोलो। ये सब समझने के लिए, बाकी काम की चीज़ तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। आपको क्लाइटेलम का रोल भी समझ में आ गया कि हम बोलते हैं कोकून का निर्माण कराने में हेल्पफुल कौन है, क्लाइटेलम, क्योंकि यही स्लिमी सेल, स्लिमी ट्यूब यही बनाएगा और एल्ब्यूमिनस फ्लूइड को यही सीक्रेट करेगा, क्योंकि क्लाइटेलम ग्लैंडुलर पार्ट होता है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, इधर ध्यान दो। मैंने कहा कि ये अर्थवर्म ए है और ये बी है, क्लियर। जब ये ऐसे पास में आएंगे तो इसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ स्पर्मेटिकल पोर है। तो यहाँ पर क्या होता है, बोलो आपसे 18 के 17 और 19 के अंदर क्या होती है, मेल जेनाइलर पेपिली होती है, वो इसको पकड़ती है। और इसमें भी यहाँ पर क्या होती है, मेल जेनाइटल पेपिली। बोलो बात समझ में, मैंने पहले ही बताया हेल्प इन कॉपुलेशन, मैथुन में सहायक, ठीक है। यही आगे जाके कोकून में बदल रही है, और ये स्लेमी ट्यूब भी किस में बदल रही है, कोकून। इसलिए कोकून का निर्माण कौन करता है, क्लाइटेलम, ठीक है। मेरी बात समझ में आई, बोलो आपको हो गया ये नोट, बोलो, ठीक है। बाकी है, ठीक है, ओके। वाह, ये बोलो। 17 और 19 में दो दो जोड़ी क्या होती है, बोलो, मेल जेनाइटल पेपिली, क्लियर। वही कॉपुलेशन में हेल्प करती है, वो मैं पहले लिखा चुका हूँ, इसलिए यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, बात समझो ना, ठीक है। ओके, फिर गति और आगे होने पर एकदम अलग नहीं होंगे, बोलो बात समझ ना, ठीक है।
मेरी बात समझ में आए बोलो। थोड़ी हलचल होगी तो स्लिमी ट्यूब में एग रिलीज हो जाएंगे, फिर और अपोजिट जा रहे हैं ना, बोलो क्लियर। ये सब एक बार समझाने के लिए, बात समझो ना, ठीक है। आपको क्रॉस फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सारे वर्ड समझ में आए बोलो, ठीक है। अब सोचो एग्जाम में क्वेश्चन आता है अर्थवॉर्म में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, कोकून में होता है, क्लियर। कोकून का निर्माण कौन करता है, क्लाइटेलम करता है। कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट बोल दिया मतलब लार्वा तो नाम दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, क्लियर। फिर भी एग्जामिनर कभी आपके साथ माइंड गेम खेलता है कि अर्थवॉर्म का लार्वा होता है, तीन नाम देगा, एक इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका लार्वा होता ही नहीं है, ठीक है। तो अब 2 पॉइंट और लिखा रहा हूँ मैं। इतना समझ में आया बोलो आपको, ठीक है। ये पॉइंट नंबर क्या था अपना, 32, क्लियर। 32 समझ में आ गया बोलो, ये नोट कर लिया। अब दो बातें क्या बता रहा हूँ, एक तो अर्थवर्म में लार्वा एब्सेंट होता है, और एक बात की जो अर्थवर्म होता है उसका सेमिनल वेसाइकल जो शुक्राशय होता है वो उसमें मोनोसिस्टिस, क्लियर, बोलो एज ए एंडोपेरासाइट होता है। मोनोसिस्टिस क्या है, प्रोटोजोआ है, स्पोरोजोआ क्लास का मेंबर है। बात समझ, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत सी बार एग्जाम में पूछते हैं। 30 कितना था पॉइंट नंबर, अब 33। एक तो क्या बता रहा हूँ, बोलो अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में बोलो लार्वा क्या होता है, लार्वा एब्सेंट, ठीक है। लार्वा एब्सेंट मतलब डायरेक्ट बोलो आपका क्या होता है, बोलो डेवलपमेंट होता है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, कि बोलो अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म में, अर्थवॉर्म में सेमिनल वेसाइकल, ठीक है। सेमिनल वेसाइकल, ये साइड भी पता होनी चाहिए, सेमिनल वेसाइकल, ठीक है। बोलो शुक्राशय, याद हो तो जब मैंने आपको प्रोटोजोआ पढ़ाया था
तब भी ये लाइन बताई थी। ये कब बताई थी? जब मोनोसिस्टिसिस प्रोस्पोरोजोआ के अंदर एज ए एग्जाम्पल था। क्लियर? तो मैंने कहा ये अर्थवों में सेमिनल वेसाइकल सुक्रासियम में बोलो मोनो, मैंने कहा सिस्टिस। क्लियर? मोनोसिस्टिस ये कौन होता है? बोलो मैंने लिखा प्रोटोजोआ। क्लियर? इज इक्वल टू स्पोरो बोलो जोवा। ठीक है? स्पोरोजोवा क्लास आपसे मैं कह रहा हूँ का। ठीक है? ब्रैकेट क्लोज। समझ जाओगे? बोलो और समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर? बोलो मैंने कहा अर्थवों में सेमिनल वेसाइकल में मोनोसिस्टेसिस एंडो पैरासाइट। क्लियर? बोले तो अंत्य परजीवी। ठीक है? अंत्य परजीवी के रूप में बोलो उपस्थित होता है। बहुत सी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? हालांकि यही मेनली होता है, कभी कभी बोलो रेप्टाइटिस बोलो वो भी होता है। क्लियर? बोलो लेकिन ये ज्यादा होता है, मोनोसिस्टिसिस पॉपुलर। ठीक है? निमेटोड्स रेप्टाइटिस भी होता है। क्लियर? लेकिन मेनली यही होता है। मैंने कहा कभी कभी। ठीक है? कभी कभी निमेटोड्स। ठीक है? निमेटोड्स रेप्टाई बोलो रेप्टाइटिस। क्लियर? रेप्टाइटिस बोलो बी एंडो एंडो पैरासाइट। ठीक है? के रूप में बोलो मैंने कहा होता है। ठीक है? रेप्टाइटिस बोलो मैंने कहा रेप्टाइटिस। ठीक है? नेमेटोड्स। लेकिन ये कभी कभी लिख रहा हूं मैं। बोलो मेनली तो कौन है जो पॉपुलर है? मोनोसिस्टिस। क्लियर? ये मैंने क्यों लिखा समझ में आया? अगर कभी है नहीं लार्वा नहीं, ये रेप्टाइटिस एग्जाम्पल है। बोलो नेमेटोड्स। बात समझ ना? ओके। तो मेरे कहने का मतलब है मोनोसिस्टिस ही होता है। ये तो मैंने कहा कि अगर कभी एग्जामिनर को क्वेश्चन गलत कराना है, ठीक है, तो दे सकता है कि कौन कौन से, तो आपको ये भी नाम पता होना चाहिए। बाकी मेन तो मोनोसिस्टिस ही है। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? तो आई थिंक मैंने पूरा अर्थ फॉर्म आपको पढ़ा दिया है और इजीली याद भी हो जाएगा 34 पॉइंट के अंदर। ठीक है? बोलो आपको अर्थ फॉर्म इजी लगा? बोलो। और अब हमारा एक और खास क्या है? बोलो कॉकरोच, जो हम अगली क्लास कल से पढ़ेंगे। क्लियर? और कॉकरोच से भी प्यार करा दूंगा पक्का। बात समझ ना? हालांकि उससे प्यार थोड़ा धीरे धीरे होगा। बोलो आपसे मैं करूँ, इससे तो जल्दी हो गया। ठीक है?